पहले प्रश्न से शुरू किया जाता है। लेखपाल की परीक्षा को देखते हुए हमने यहाँ पर प्रश्नों का चयन किया है। वही प्रश्न रखे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह के टर्म्स और जिस तरह के शब्द उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसी प्रकार का क्रम यहाँ पर लिया गया है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 407 है। मूल संख्या हमको बतानी है। देखिए, जब भी कभी प्रतिशत की बात होती है तो जो मूल संख्या है वो हमेशा 100% होती है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप जानते हैं। मूल संख्या इसलिए 100 होती है क्योंकि वही मेन है, वही कंप्लीट है, वही परफेक्ट है। जो न्यूमेरिकली भिन्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 है, प्रतिशत के हिसाब से वो 100% है। हम लोग उसी को अपना संपूर्ण यहाँ पर मान लेते हैं, चाहे वो अपनी आय हो, चाहे किसी जगह का टोटल कलेक्शन हो, कुछ भी 100% होता है। इसने कहा अगर इसमें हम 8% जोड़ दें, 108% कर दें। अगर 8% हम जोड़ देते हैं, 8% हम जोड़ देते हैं, या हम 3% घटा दें, 3% घटा देने का मतलब 97 कर दें। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, अगर आप डिफरेंस की बात करें, 8 3 11% का आपको नजर आ रहा होगा। अगर 8% बढ़ा है, 3% घटा है, तो प्रतिशत में डिफरेंस 11 का है। न्यूमेरिकली यह डिफरेंस 407 का है। तो 11% 407 है। आपको मूल संख्या अर्थात 100% फाइंड करना है। 100% निकाल दीजिए। डायरेक्ट कैलकुलेशन 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 100 से सीधा गुणा करिए, 3700 वह संख्या हो जाएगी जिस संख्या के अगर हम संख्या को 8% घटाते या 8% बढ़ाते या 3% घटाते तो उनके बीच का अंतर 407 का आता। आपके पहले प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन है, और सी बड़ा मजबूत पक्ष होता है हमारे लिए। आपने देखा है कि जो है सी जो है अक्सर प्रश्न के उत्तर में मतलब आपको दिख ही जाता है, तो सी को हमने सेलेक्ट किया पहले प्रश्न के राइट सोल्यूशन के रूप में। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड पर अवेलेबल है। आप इसको पढ़िए और पढ़ करके इस पे रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया आप दीजिए। क्वेश्चन क्या है? यम एक संख्या है, यम एक संख्या है तो यम स्क्वायर माइनस वन, यम स्क्वायर माइनस वन गुणनफल है दो क्रमिक कौन सी संख्याओं का? विषम संख्याओं का, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, सम संख्याओं का। विषम आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं जो कि मतलब 2 से नहीं कटते हैं। 1 3 5 7 9 ये सब विषम होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, जो किसी एक पूर्णांक का वर्ग होते हैं, पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक काउंट किए जाते हैं, सब पूर्ण वर्ग कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। सम संख्या जो 2 से कटने वाली संख्याएं होती है वो सम होती है। आप में से कुछ लोग उत्तर हमें दे रहे हैं। राम अवतार, विक्रम, आकृति, राम अवतार, पुष्प, शिखा, कृष्णा, सांभवी, वैशाली, रजत, सबने उत्तर हमें लगातार दिया है और पहला ऑप्शन ही उत्तर बता दिया है। आप अगर समझिए यम एक सम संख्या है, ध्यान से देखते जाइएगा, तो हम यम स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? आप लोग सोचकर बताइए। पहले तो यम प्लस वन लिख सकते हैं, यम माइनस वन लिख सकते हैं। अगर आपने इस यम को एक इवन नंबर माना है, इसको आपने क्या माना है? इवन अर्थात सम माना है। तो भैया कोई भी सम है, अगर सम में एक जुड़ेगा तो विषम होगा, और या सम में एक घटेगा, सम में अगर एक घटेगा तो भी विषम ही होगा। अर्थात जो प्रोडक्ट है दोनों संख्याओं का वो दो विषम संख्याओं का है। आपको पता है अगर कभी भी कोई सम संख्या है तो उसके एक आगे भी विषम मिलेगा और उसके एक पीछे भी विषम मिलेगा। और आपने जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें स्टेटमेंट दिया है वह स्टेटमेंट किसी सम के जस्ट एक पहले जस्ट एक बाद के प्रोडक्ट को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। यह विषम संख्याओं का प्रोडक्ट है। आप लोग नोट कर सकते हैं सेकंड प्रश्न के राइट सोल्यूशन के तौर पर पहले ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। आप सभी ने अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया और अगले प्रश्न पर आप अब बढ़ने जा रहे हैं। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, यह क्लासेस बिना नोटिफिकेशन की चलती हैं। इस क्लास को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इस क्लास को भरपूर शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, जिससे यह क्लास एक रीच तक पहुंचे और मेरा भी मनोबल हाई रहे, जिससे कि हम इस क्लास को कंटिन्यू कर सके लगातार। जो मैंने मन में ठाना है बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। तो आप सहयोग करेंगे, आप बढ़ाएंगे क्लास की रीच को, जाहिर सी बात है कि मेरा मनोबल उसी क्रम में उसी तरह से जैसे यहाँ पर संख्याओं का होता है हाई रहेगा और हम बेहतर करने की कोशिश पूरी करेंगे। आइए हम तीसरे प्रश्न पर आपको लेके चलते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या है। इसने कहा कि एक इस तरह का एक समीकरण टाइप का ही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है, लिखा है 3 + 2√5।
यह क्या है, यह संख्या क्या है, इस संख्या के बारे में थोड़ा जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए। एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली आप जानते हैं, जो कि सम्मिश्र की अगर आप बात करो तो जो वास्तविक प्लस आभासी का कॉम्बिनेशन होता है, वास्तविक प्लस आभासी का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम सम्मिश्र कहते हैं। जनरली यह संख्याएं कुछ रूट में नेगेटिव के रूप में लिखी जाती हैं, तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं। अपरिमेय संख्या की अगर आप बात करेंगे तो अपरिमेय क्या होती है बताइए? जो संख्याएं, जैसे उत्तर आपके लगातार हमें दिख रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही देख करके आपका रिस्पॉन्स और उत्तर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है आप लोग जानिए? वह संख्या अपरिमेय होती है जो ना तो कभी कटे और ना ही आवर्ती हो, ना तो पूर्णतः विभाजित हो, ना विभाजित हो, ना ही आवर्ती हो, वही अपरिमेय है। तो हम जनरली अपरिमेय को लेकर के बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं जनरली अपरिमेय को अगर समझाता हूं तो आपको यही बताया हूं हमेशा और अभी बताऊंगा कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उनका आप वर्गमूल ज्ञात करिए, तो यह प्रक्रिया संख्याओं को अपरिमेय बना देती है। जैसे अपरिमेय कहीं लिख के नहीं आता है, जैसे हमने कहा ये आभासी जो संख्या होती कहीं से आती नहीं है, यह बन जाती है। जब किसी एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो संख्या आभासी बन जाती है। उसी तरह से अगर किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग कौन नहीं बताइए? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, कौन है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। इनको छोड़कर अगर हम किसी संख्या की बात करें और इन हर संख्या का जैसे ही वर्गमूल फाइंड करेंगे, तो यह संख्या ऐसी संख्या बन जाती है जो ना कभी कटेगी, ना ही आवर्ती होगी। ऐसी ही संख्याओं को अपरिमेय कहते हैं। और फिर कुछ बातें याद करिए जो हम लोगों ने शायद 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। कभी भी अगर एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय के साथ गुणा होती है, तो भी अपरिमेय होती है। और अगर यह अपरिमेय किसी के साथ जुड़ती है, तो भी अपरिमेय होती है। मतलब अपरिमेय मल्टीप्लाइड विथ परिमेय, ऑलवेज अपरिमेय। अपरिमेय एडेड विथ अपरिमेय या परिमेय, ऑलवेज विथ अपरिमेय। तो इट्स अ अपरिमेय नंबर, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। आप इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अपरिमेय संख्याएं जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट इसको अपरिमेय बनाता है। अपरिमेय का प्रोडक्ट अगर परिमेय से है तो भी अपरिमेय है, और अपरिमेय अगर जुड़ा परिमेय है तो भी अपरिमेय है। इसलिए यहां पर हम कहेंगे यह संख्या अपरिमेय है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। और बहुतों ने, सभी ने, गोरेलाल ने, डार्क ट्यूनिंग, आदर्श ने, विनीता ने लगातार हमें उत्तर दिया है, तो बड़ी खुशी की बात है। देखने पे लग रहा है अच्छा। जैसे देखिए प्राकृतिक तो हो ही नहीं सकता था, आप जानते हैं संख्या 1 से प्रारंभ होकर इनफिनाइट तक जाती तो प्राकृतिक होती है। परिमेय जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके पी बटा क्यू के रूप में, वह परिमेय होती है। तो तीसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन भैया बी ऑप्शन है। आशा करता हूं यह व्याख्या और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं चलता हूं और चौथे प्रश्न पर आपके सामने पहुंच रहा हूं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अक्सर लोग उत्तर दे पाएंगे और बड़ी मुझे उम्मीद है आपके इस प्रश्न के उत्तर से। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देते हैं तो बड़ी खुशी होगी, अपार अपार होगी, ये समझिएगा। 256 0.16 इंटू 256 0.09। पहली कोशिश मैं यही करूंगा कि बेसिस हमें समान दिख रहे हैं, तो हम बेसिस समान दिखने पर एक ही बेस पर हम सीधा सीधा पावर को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए आप भी, तो 0.25 हो जाएगा। अगर 0.16 को आप उत्तर देते रहिए, जिसका उत्तर आ जाए प्लीज जरूर उत्तर बताइए। 0.16 को 0.09 में जोड़ेंगे तो 0.25 आएगा। ये भैया 56 है, मैंने अभी देखो 25 लिखा है। ये सब गलतियां हमसे जब हुई तो आप मत कर देना। हाँ, 256 है। ठीक, अब सोचिए, अब इसको क्या किया जा सकता है? आप इसको लिख सकते हैं 256 को 4 की पावर क्या लिख सकते हैं बताएं? 4। 4 की पावर 4 गुड़े यहां पर ये जो 25 है 0.25 है, इट्स बिकम 1/4। इसको 1/4 कर सकते हैं, दिस विल कैंसिल, सो इट इज ओनली 4। यह क्या होगा बताएं? 4 होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। लगातार आपने बताया, लगातार आपने उत्तर दिया, सभी ने लगभग रेशमा, नितिन, वैशाली, सूरज, कृष्णा, गोरेला, सभी ने उत्तर हमें 4 दिया। तो ए आप सबका सही रिस्पॉन्स है, सही प्रतिक्रिया है आपकी। मैं पहुंच रहा हूं अब पांचवें प्रश्न पर। आइए पांचवें की बात किया जाए। पांचवा प्रश्न आपके सामने देखिए, एक बहुपद का है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। आपको इस तरह का एक त्रिघातीय, चतुर्घातीय, द्विघातीय कोई भी प्रकार का एक बहुपद दिया जाएगा, जो अभी दिया है। बेसिकली आपने देखा दिया क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस k। एक आपको पॉलिनोमियल दिया है, इट्स कॉल्ड px, x के रूप में है तो इट्स कॉल्ड px। प्लीज बताइएगा, जिसका हो जाए जरूर मैं चाहूंगा कि रिस्पॉन्स दे। व्यंजक x प्लस 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। मतलब अगर एक दूसरा पॉलिनोमियल है हैविंग द लेस पावर, जैसे डिग्री इसकी 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, एक और पॉलिनोमियल है जो उससे कम डिग्री का है, x प्लस 3 1 डिग्री का है, इसको पूरी तरह से विभाजित करता है। देखो, पूरी तरह से विभाजित करना और नॉर्मली विभाजित करने में फर्क होता है। वो क्या होता है कि जब यह पूरी तरह से विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है कि यह इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अर्थात अगर हम इसका रूट सोच ले, x प्लस 3 बराबर 0 कर दे और x बराबर -3 कर दे तो x 2 है, 2 है। देखने पे मुझे लग रहा था -2 कर दे तो -2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। -2 इसको सेटिस्फाई, संतुष्ट करेगा। इसको रखने से मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई संख्या किसी अनदर संख्या को विभाजित करती है तो शेषफल शून्य आता है। इस जगह पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता था, यह बहुपद है, अगर हम इसको x प्लस 2 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। उस स्थिति में भी आपको x प्लस 2 को एक बहुपद लेना था, x का मान लेना था और उसको सब्स्टिट्यूट कर देने से जो भी आता वही शेषफल कहा जाता। तो मैंने -2 यहाँ पे पुट कर दिया। -2 की पावर 3, 6 -2 की पावर 2 प्लस 4 गुणे -2 प्लस के। और क्योंकि हमको पता है कि यह पूरी तरह से विभाजित करता है, अर्थात हमको अवेयरनेस है कि यहाँ पर शेषफल शून्य होगा। ये -8 होगा, 4 छंगे 24 होगा, -8 होगा, प्लस के होगा, बराबर 0 होगा। यहां से अगर 16 इससे घट करके 8 प्लस के होगा, बराबर 0, अर्थात के का मान -8 होगा। के का मान इस प्रश्न के लिए -8 होगा, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है और लगातार आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर आपने हमें बताया, बहुत अच्छा लगा। कुछ बाबा गोरखपुर वाले हैं, वैशाली जी हैं, थीरू है, अर्चना है, अनिल है, हिमानी है, यस के सिंह है, दीप सिखा है, और सबने हमें -8 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। हम भी संतुष्ट है आपके रिस्पॉन्स से, आपकी प्रतिक्रिया से। ये देखिए, एक व्यंजक के रूप में दिया गया मान है, इसका हल हमसे पूछा गया है। आप में से जो इसका उत्तर बता सके जरूर बता दें। मैं बड़ी उम्मीद कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स की। अगर मैं समीकरण पूरे की बात करूं, 708 प्लस 619 की पावर 2 है, माइनस 708 माइनस 619 की पावर अगर 2 है, डिवाइड बाई 708 है, 619 है। आप इसका मान बताइए, कैसे बता सकते हैं। इसके लिए मैं 2 सूत्र बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। एक पहले बताऊंगा कि अगर कभी ऐसा हो a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, इट्स बिकम ऑलवेज ट्वाइस a वर्ग प्लस b वर्ग। ये बनता है, एक सूत्र है, पहला नोट कर लीजिएगा। इसमें कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि a वर्ग प्लस b वर्ग, सॉरी, यहां पर एक जो पैटर्न हम बताने जा रहे हैं इसको जरूर लिख लीजिएगा। a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग डिवाइड बाई अगर कभी होता है a वर्ग प्लस b वर्ग, इट ऑलवेज बी 2। एक सूत्र ऐसा हो गया। एक सूत्र और मैं बताता हूं, सेकंड नोट करिएगा। a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग इज इक्वल टू 4ab, ऑलवेज होता है। अर्थात a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग डिवाइड बाई अगर मैं a b कर देता हूं, ऑलवेज बिकम 4, ऑलवेज बिकम 4। तो यहां पे हमें सोचने की जरूरत है, a प्लस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग, माइनस लगा है, ए बी है, उत्तर में आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, 4 को लगा के आना है। 2 सूत्र हैं, दोनों को दिमाग में रख लीजिएगा। जरूरत दोनों की होती है, आवश्यकता दोनों की पड़ती है। छठे प्रश्न का डी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप में से डार्क गेमिंग, ऋतुराज, राहुल, दीप शिखा, नितिन, यस के सिंह, सुधा, पलक, वैशाली, मोनिका, दीपशिका, प्रियंका, सबने उत्तर में 4 बताया है और अच्छा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स देख करके। आपने एकदम सही बताया है। 7वें प्रश्न पर आ जाइए, इसको बताइए। ये तो बर्बल है, कुछ ऐसे प्रश्न दिखेंगे आपको इजी वे में, तो उनका उत्तर आप देखते ही बता दें और जल्दी से कमेंट बॉक्स आपका भर जाना चाहिए इस प्रश्न को देखते हुए। किसी संख्या का 20% अगर 120 है, अगर हमने कहा 20% अगर 120 है, उस संख्या का 120% क्या होगा। 120% क्या हो, जस्ट अ कंपेरिजन, जस्ट अ तुलना। आप तुरंत बता सकते हैं इस प्रश्न का मान क्या होगा। तुरंत बताइए सभी लोग। देखिए, 20 छक्के 120, 6 से गुणा कर दे भैया, 720 हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? हाँ, मैं भी सही हूं और आप भी सही हैं। थोड़ा सा ऐसी स्थिति में आपका कमेंट बॉक्स बड़ी तेजी के साथ चलना चाहिए और आपको समझ में अगर आ रहा हो तो सेशन को लाइक करते रहना चाहिए और अपना जो है
अपने तरफ से इस जो है सेशन को वैल्यूएबल बनाना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 720 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। 7वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। हम पहुंच गए 8वें प्रश्न पर। मैं जब पूछूंगा जो वो बताइएगा। एक त्रिभुज है की भुजाएं 3 है, 4 है, 5 है। तो सबसे पहले आप मुझे बता दें त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? यह क्या है? यही बताइए, बाकी सब सब ठीक है। त्रिभुज क्या है? अगर हम इस प्रश्न के बारे में आपसे पूछते हैं, त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, तो त्रिभुज आपका समकोणीय है। क्या है? समकोणीय। क्योंकि इनकी बात की जाए तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, पाइथागोरस के नियम को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस का नियम इसलिए फॉलो करते, अच्छा इनके अलावा कई होते हैं, 6, 8, 10 है ना? ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जहां पे जैसे 5, 12, 13 है। ठीक, ये सब नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि समकोणीय स्थिति को फॉलो करते हैं। कन्फर्म है कुछ इस प्रकार का पैटर्न होगा। ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो 5 होगा। इनके बीच समकोण होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 3 गुणे 4 2 दूना 4 3 दूना 6 6 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया है। 8वां प्रश्न आपका डन है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? पहला ऑप्शन 6 वर्ग सेंटीमीटर। आप सभी लोग लगा दीजिए और बढ़ जाइए मेरे साथ 9वें पर। आइए भिन्न का प्रश्न है। भिन्न के जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम देख करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमको इसके प्रति सभी समझदारियां, सभी तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको कुछ दिए गए, 13/16 है, ठीक है, 17/24 है, हाँ, 5/12 है और 7/8 है। आपसे कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न संख्या क्या है? हम लोग भिन्नों के कॉम्बिनेशन को कभी भी अगर पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें जैसे उनमें कोई बड़ा छोटा आरोही अवरोही निर्धारित करना चाहते हैं, तो हम या तो अंश को चेक करते हैं या तो हर को चेक करते हैं। पैटर्न दिमाग में रखिए। अगर हर समान है तो जो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वह भिन्न छोटा। अगर अंश समान है तो जो हर छोटा वह भिन्न बड़ा, जो हर बड़ा वह भिन्न छोटा। इस तरह के पैटर्न और भी होते हैं। अंश हर का डिफरेंस चेक किया जाता है। कई तरह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं क्योंकि इसमें वो सब कुछ नहीं है, तो हमने यहां पर ऐसे के लिए हमेशा कोशिश की थी। क्या कोशिश की आप बताएं? हम यहां पर जैसे इससे इसको डिवाइड करने की बात करते हैं। जैसे 130 अगर दशमलव लगाने से होगा 16 सत्ते 112 0.7 समथिंग करके होगा। 24 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब भी 24 7 चौके 28 7 दूना 14 2 16, ये भी नियर अबाउट 0.7 ही समथिंग करके होगा। इससे अगर डिवाइड करते हैं 12 चौके 48 बहुत कम होगा। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 8 क्या हो जाएगा? 8 9 72 8 8 64 8 8 64। सबसे बड़ा देखो 0.8 दिख रहा है, तो 7/8 इज द लार्जेस्ट नंबर। ये सबसे बड़ा भिन्न है, ये सबसे बड़ी संख्या है। आप इस 9वें प्रश्न के लिए डी ऑप्शन को लगाइएगा। राइट सॉल्यूशन आपके इस प्रश्न का सही हल माना जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का करेक्ट हल हो गया। 9वां नोट करिए और आ जाइए 10वें पर। अब देखिए, अब पढ़िए इसको ध्यान से। एक अच्छे प्रश्न की तरफ आप हैं। क्या है प्रश्न? ध्यान से पढ़िए, करने की कोशिश करिए, उत्तर बताइए। सभी लोग जिसका हो पाए जरूर बताइए, ठीक है। जमीर एक व्यक्ति हैं, 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है। जमीर नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई एक वस्तु जिसका दाम मान लो 100 था, ऐसे समझिएगा, 40% की छूट पर खरीदा। 40% की छूट पर खरीदा। भाई देखो 40% की छूट पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 100 की वस्तु थी, 100 रुपए की थी, एग्जैक्टली सोच लो, 100 प्रिंटेड था, जो भी मर्जी आप समझ लो। जमीर गया खरीदने। जैसे देखो दुकानदार जब जाता है खरीदने, तो दुकानदार के लिए जो प्राइस होता है ना, इट्स डिसाइडेड ऑन द मार्क प्राइस आल्सो, बट डिस्काउंट बड़ा हाई होता है। जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें मार्केट प्राइस पर मिलता है, एमआरपी पे मिलता है या कुछ लिमिटेड डिस्काउंट पर मिलता है। आपने देखा होगा, दवाइयां खरीदिए 5%, 6%, 10% का डिस्काउंट मिलता है। उसी जगह पे दुकानदार, ऐसा नहीं दुकानदार के लिए कोई फिक्स प्राइस आता नहीं, एमआरपी ही बताया जाता है, बट डिस्काउंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा बताया जाता है, 40%, 50% ऐसे डिस्काउंट बताया जाता है। यही यहां पर भी है। 100 की प्रिंटेड वस्तु थी, 40% डिस्काउंट अर्थात उसने 60 में खरीदा था। लाके उसने कहा कि हमें बेचना भी है, अपने कस्टमर को भी कुछ सहूलियत देनी। उसने कहा छूट पर वस्तु खरीदा और उसे अंकित मूल्य पर आगे 25% की छूट पर बेच दिया। तो भैया 25% की छूट अर्थात 75 में बेच दिया। अब स्थिति यह है कि हमको बताना उसके प्रतिशत लाभ या हानि का मान बताना है।
आप कंफर्म कर लो। स्थिति ये हो गई कि 60 में खरीदा, 75 में बेचा। तो 60 में खरीदा तो ऐसे हम करते हैं 15 चौके 60, 15 पचे 75। ठीक। कितने का वृद्धि आप दिख रहा है? 1 का। किस पर? 4 पर। 1 गुणे 100 बटा आप अगर 4 करोगे तो निश्चित तौर पर आपको 25% का लाभ नजर आएगा। 25% का लाभ कितने लोग बता रहे हैं? फटाफट बताएं। रजत बता रहे हैं, अब आसो, सुभाष, राजीव, सुधा, ओविन, प्रिंस, शालिनी, अंजलि, विनायक, लगातार सबके उत्तर हमें दिख रहे हैं और कुछ चर्चाएं भी आपस में दिख रही हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि चर्चाओं को छोड़कर, चर्चाओं को दो विराम और पढ़ने पर आप लग जाओ। मेरे से रिदम जैसे राइम नहीं बनती, तो राइम को छोड़ दिया, आपसे मैं ऐसे ही बोल दिया जोक सपाट में। पढ़िए और पढ़ करके उत्तर बना दो। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर 25% है और 25% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन लेकर अब मेरे साथ बढ़ जाओ। अब 11वें नंबर पर एक आसान से प्रश्न की तरफ हम आए हैं। बीच बीच में आपको ऐसे प्रश्न टकराते दिखेंगे, नजर आते दिखेंगे, जहां पर आप बर्बल उत्तर बता सकते हैं। क्या होगा? एक समबाहुभुज, समझ लीजिए क्या है। इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश इज रेगुलर पॉलीगन। कभी कभी अंग्रेजी बोल देता हूं। आप लोग कई बार एक कल हमने कमेंट देखा कि इतनी शुद्ध हिंदी छोड़ो, मैथ पढ़ाओ। हाँ, हमने कहा भाई आदेश स्वीकार है, मैं क्या बोलूं आपको। तो इसलिए कभी कभी अंग्रेजी बोल दिया करता हूँ। इट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज जैसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वर्ग, वर्ग आप जानते हैं ये भी रेगुलर पॉलीगन है। हेक्सागन सुना होगा आपने, रेगुलर हेक्सागन मतलब एक ऐसा बहुभुज। बहुभुज बेसिकली पहले दिमाग में रख लो, बहुभुज या पॉलीगन बहुभुज कहलाता है। बहुभुज का मतलब अ क्लोज फिगर। क्लोज्ड फिगर का अर्थ होता है जिसकी सभी भुजाएं बंद हो। जैसे देखो त्रिभुज, कम से कम जो बहुभुज बनता हो तीन फिगर से, तीन साइड से मिलकर बनता है। कम से कम 4 साइड पर भी बनता है, 5 साइड पर भी बनता है, लेकिन 2 साइड्स अर्थात 2 रेखाओं की मदद से कभी बहुभुज नहीं बनता है। बहुभुज पॉलीगन कहलाता है। क्लोज फिगर होता है, सभी लाइंस बंद होती हैं, बाउंडेड होती हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रेगुलर पॉलीगन अर्थात समबहुभुज है, समबहुभुज है, इसमें कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। आप सभी लोग नोट जरूर करिएगा। कोई भी समबहुभुज होगा उसमें 2 इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग। जैसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग आप सबको बर्बल याद होगा 180। मैं कहूंगा इसके लिए आप लिखो n-2 इंटू 180। ये सूत्र है। जैसे मान लो त्रिभुज है, 3 भुजाएं, 3 माइनस 2, 1 हुआ, 1 गुणे 180 हुआ। 4 है, वर्ग है, 4 माइनस 2 मतलब 2 गुणे 180, 360 हुआ। ये हो गया किसी भी बहुभुज की सभी आंतरिक कोणों का योग। इसमें एक लाइन और लिखिए, सभी बाह्य कोणों का योग। ये वर्बल याद करिएगा, बाह्य कोणों का योग। कोई भी बहुभुज होगा उसके सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होगा। सदैव, हमेशा, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खंडभुज, सप्तभुज, चाहे जिस प्रकार का भी बहुभुज होगा, उसके सभी अंतः कोणों का जोड़ 360 होगा। कंफर्म है? दूसरी बात, अगर उसमें एक बहिष्कोण पता है, यह बहुभुज होना चाहिए और उसका एक बहिष्कोण पता है, मान लो x डिग्री, तो भुजाओं की संख्या 360 डिग्री डिवाइड बाई x डिग्री हो जाएगा। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। मतलब कभी भी अगर किसी समबहुभुज की हमें कोई बहिष्कोण पता है, तो हम लोग यहां पर भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 अर्थात उसके सभी बाह्य कोण के योग से प्रत्येक बाह्य कोण के योग, सॉरी, सभी बाह्य कोण के योग को प्रत्येक बाह्य कोण के योग से डिवाइड कर दें। 360 बटा अगर मैं 72 करता हूं तो 5 बार जाकर के इसको डिवाइड करेगा, अर्थात भुजाएं कुल कितनी हो जाएंगी? 5। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लगातार हमें उत्तर दिया है, बड़ी खुशी की बात है। 11वें प्रश्न का उत्तर 5 है, बी ऑप्शन है, और लगातार आप बता रहे हैं इस प्रश्न का हल, तो बड़ी खुशी है मुझे देख करके आपके रिस्पॉन्स और उत्तर को। आइए एक और अच्छे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न की बात जब भी आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सब लोग लग करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं। अमित कह रहे सर आम आम आम। सर जी को ये कौन बताया भाई? अमित, कौन बताया यार ये सब तुम्हें? ये देखो, आप इस प्रश्न की बात करो, कहाँ से सब पता रखते हैं आप लोग जो है। हमें तो नहीं, मतलब हमने तो किसी को बोला ही नहीं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे अगर हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से विभाजित करें, ठीक है,
सबको अच्छा रवि सर ने बताया है, हम समझ गए, समझ गए, समझ गए। मुझे एहसास हो गया कि रवि सर ज़रूर बताए होंगे इस बात को। हाँ। ठीक है, अब रवि सर को भी बहुत कुछ पसंद है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं आप लोगों को, छुपा के रखूँगा, ये सस्पेंस है। कभी ज़रूरत पड़ी, कभी मौका पड़ा तो मैं बताऊँगा और मुझे बहुत पता है, ठीक है? देखिए, ये सब संख्याएँ हैं, हुँ? और इन संख्याओं देखिए इसने पूछा क्या इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या फिलहाल यहाँ पे बहुत लॉजिक पे मत जाइएगा कि सोच रहे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले सोचने लगे। हाँ, हमें जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से यदि विभाजित करूँ, तो हर दशा में शेषफल 1 आए। तो भैया पहली कोशिश आप करो एक नंबर ऐसा पता करो, जो इससे, 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 इससे सबसे कटे। सबसे क्या हो? कटे। क्योंकि सबसे कटने के बाद शेषफल 1 चाहिए तो +1 होना चाहिए। मतलब कट करके 1 ऐड किया हो। तो हम ये जान चुके हैं कि जो हमारा उत्तर होगा, वह 1 जोड़कर होगा, 1 जुड़कर होगा। तो आप सबसे पहले अगर ऑप्शन की मदद से इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं, सब में 1-1 घटा दो। देखिए 1-1 घटा दें तो ये 1258 हो जाएगा, यह 1264 हो जाएगा, यह 1259 हो जाएगा और यह 1260 हो जाएगा। ये होगा ना? अब आप भाज्यता चेक कर लो, कौन से जो है ऐसा नंबर है जो सबसे कट जा रहा है। मैं चेक कराता हूं। भैया देखो 4 से काट चेक कर लिया तो 2 से करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 से कटने के लिए किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक इसमें कट रहा है, इसमें कट रहा है, 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। इनका काम खत्म है, इनसे हमसे मतलब नहीं। 1264 और 1260 में भी कंफ्यूजन है क्योंकि 64 4 से कट जाता, 60 भी 4 से कट जाता। अभी बात आई 5 की। 5 से कटने के लिए अंत में शून्य हो, अंत में शून्य हो या 5 हो। तो इसमें शून्य तो है नहीं, ते भी गया तो बचा केवल 1260। अब 1260 वह संख्या है जो 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से भी कटेगा करके देख लीजिए। अब 1260 कट तो जाएगा मतलब यहां होगा, बट शेषफल अभी नहीं देगा। शेषफल तो तब देगा जब इसमें एक जोड़कर इसको आप 1261 बनाओ और हम भी तो वही देख रहे हैं उत्तर में 1261 ही तो है। इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा। बिना किसी डाउट के आप डी ऑप्शन को इस प्रश्न का उत्तर बना लीजिए। 1260 वह संख्या थी जो सबसे कटती, लेकिन शेषफल 1 चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 1261 होता। 12वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन 1261 कहलाएगा। आइए मेरे साथ अब 13वें पर चलिए। 13 एक अच्छा प्रश्न है। अब आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित आवृत्ति, क्योंकि आप जानते हैं लेखपाल की परीक्षा में ये सब प्रश्न खूब पूछे जाएंगे समांतर माध्य निकालने से। मैं अभी कुछ इस सीरीज के बाद जब कुछ प्रश्न लाऊंगा तो ऐसे प्रश्न होंगे, टिपिकल होंगे, टेक्निकल होंगे, अच्छे होंगे, क्रिटिकल होंगे, बड़े आसानी से आप कर सकेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। निम्नलिखित आवृत्ति विवरण में समांतर माध्य हमको बताना है। तो समांतर माध्य के लिए मैं आपको बता दूं, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले जब भी कभी इस तरह का कंटिन्यूअस सीरीज जहां पे क्लास इंटरवल दिया होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक संख्या जिसको हम मिड वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। तो 0 + 10/2 करेंगे तो 5 होगा, 10-10 का गैप है तो 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा। अब हम यहां पर जैसे मान लो इसको हम यम माने, इसको यन माने या यक्स माने, तो यम एक्स कर दे, मतलब इसको गुणा करें तो 60 होगा, इसको करें तो 225 होगा, इसको करें 200 होगा, इसको करें तो यहां पर 875 होगा। गुणा करके देखिए 25 पंचे 125, 25 या 75 12 ठीक है, 45 225 होगा और 165 होगा ना। अब देखिए दो काम करना है, जैसे हमने यहां पर एक्स बार के लिए सूत्र लगाया, सिग्मा ऑफ यम एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एक्स। ठीक है। अब आपको इसका सब जोड़ करेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो यह 1750 हो जाएगा। जोड़ के देखिए सबको, 1750। और अगर हम सभी बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। आप इससे इसको भाग कर दीजिए तो यह 25 नियर एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, आएगा 25 समथिंग ही, ये भी नहीं होगा। 25.73 समथिंग करके इस प्रश्न का मान आएगा। इस प्रश्न के लिए आप सभी को उत्तर लगाना है बी ऑप्शन 25.73। मैं इस प्रश्न का उत्तर लॉक करता हूं। इस प्रक्रिया को प्रोसेस करता हूं, समझिए आपने कैसे किया है प्रोसेस समझिए। मैं इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है लेखपाल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अपना एक अप्रोच होता है और उनका एक लेवल होता है। हमें हर प्रश्न को, हर तरीके को पढ़कर ही आगे बढ़ना है। 14वें प्रश्न पर मैं आऊंगा। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये भी ऑप्शन बेस्ड है। आप सभी लोग इसको देखते जाइए, करते जाइए।
हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके आगे बढ़िए। एक भिन्न के अंश से एक घटाने तथा हर में 2 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। तो बढ़िया है, मैंने पहले कहा कि भाई सब लोग इधर आ जाओ। 5/6 को बुलाया, 11/14 को बुलाया और क्या है 13/20 को बुलाया और अंतिम में है 15/26। ये 15 है। इसने जो-जो कहा है वही मैं करूँगा। कर करके देखूँगा, कोई समीकरण नहीं बनाऊँगा और ना बनाइएगा आप लोग। अंश में 1 घटाने, चलो इसकी बात करें, 4 हो जाएगा। हर में 2 जोड़ने, 8 हो जाएगा। 1/2 तो हो रहा है यार, बड़ी उम्मीद जगी है इससे। लेकिन आगे पढ़िए, अंश से 7 घटाने, घटेगा ही नहीं। देखो आगे बढ़िए, और अंश से 7 तथा हर से 2 घटाने, तो घटेगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा। तो पहला ऑप्शन तो मेरा काम नहीं दे रहा है, इसको हटा दो। फिर आगे इसके पास आए, कहा अंश से 1 घटाने 10 हुआ, हर में 2 जोड़ने 16 हुआ, तो 1/2 नहीं है, तो इसको भी खत्म करो, ये भी खत्म हुआ। अंश से 1 घटाने 12, हर में 2 जोड़, ये भी नहीं होगा, खत्म करिए। बचा 15/26। अब सारी उम्मीदें, सारी आशाएं इन्हीं से है। अंश में 1 घटाने तो 14, हर में 2 जोड़ने तो 28। तो भैया ठीक है, 1/2 बना दे रहा है। दूसरी तरफ अंश से 7 घटाने 8 और हर में 2 घटाने मतलब 24। 8/24 1/3 है। हमारी सारी उम्मीद इन्हीं पर थी और यही ने हमें उत्तर भी दे दिया है। डी ऑप्शन 15/24 है। आप सभी लोग इस तरह के प्रश्न के लिए समीकरण मत बनाइएगा। आप केवल और केवल ऑप्शन लगा के ही इस तरह के प्रश्नों का हल करके आइएगा। 14वें प्रश्न का उत्तर है 15/26, डी ऑप्शन है। आप लगा करके अगले प्रश्न पर मेरे साथ अब आगे बढ़ चलिए और अगले प्रश्न पर आप देखिए कि इसका मान क्या होगा। ये देखिए, एक समीकरण है, नाम बताइए समीकरण का, कहीं लिखा नहीं है, देखने से समझ में आ रहा होगा समीकरण क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 50 बराबर 0, ये समीकरण है। हम नाम बता दें, आप बता खुद ही सकते हैं, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण हिंदी में, और अंग्रेजी में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझ रहे हैं इस प्रश्न को, इस समीकरण को। इस समीकरण की बहुत सारी अलग-अलग टेक्निकलिटीज होती हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका कोफिशिएंट निर्धारित किया जाता है, इनके मूल निर्धारित किए जाते हैं, मूलों का योगफल निर्धारित किया जाता है, मूलों का गुणनफल निर्धारित किया जाता है। इसने कहा अगर इसके मूल, मूल मतलब भैया हल, और दिमाग में रख लेना जो द्विघात समीकरण है उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, इसके हल भी 2 आते हैं। मतलब किसी द्विघात समीकरण के सदैव 2 मान हल के रूप में आते हैं, पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में आते हैं। यदि एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, इनको हम मूल कहते हैं। मूल मतलब वही मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मूलों का योगफल हमेशा माइनस बी बाई ए होता है। अब आप कहोगे सर ये कहां से नया शब्द ला दिए, तो मैं बता रहा हूं। किसी भी द्विघात समीकरण का जो जनरल जनरल रूप होता है ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ध्यान से देखिए, ए है, अर्थात जो x का वर्ग होता है, अर्थात x वर्ग जो होता है उसका गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, लास्ट कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो हम जो x का गुणांक है उसको b कहेंगे, अर्थात ये हो जाएगा -11, और x वर्ग का गुणांक 1 है तो 1 हो गया, ये -11 इस प्रश्न का हल होगा जो कि आपको दिया है पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो ये अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो गया, -11। मुझे एक चीज और बता दें आप लोग, अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट कहता अल्फा इंटू बीटा, क्या सूत्र होता है? उत्तर ही बता दीजिए, सूत्र मत बताइए, मैं सूत्र भी बता दे रहा हूं, सी बाई ए होता है। सी बाई ए अगर होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर ए मान 50 है तो 50/1 हो जाता। अगर मान लीजिए आपसे प्रोडक्ट पूछता मूल का, तो सी बाई ए अर्थात 50/1 हो जाता। 50 लगा देते, लेकिन पूछा जाता तो फिलहाल पूछा क्या है, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। मैंने इसका हल बता दिया। 15वें प्रश्न का उत्तर है पहला ऑप्शन जो कि -11 है, आपके लिए राइट सोल्यूशन है, आपने सभी ने नोट कर लिया है। अब मैं बढ़ूंगा 16वें प्रश्न पर, बस 16वें पे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। हमको रीच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर लाइक करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा और यही मुझे चाहिए आपसे, बस और कुछ नहीं। यही चाहिए, आप बने रहें, आप पढ़ें, लेकिन ये जरूर सहयोग करें आप सभी लोग। 16वें प्रश्न पर मैं पहुंचता हूं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, यदि दो पदों का समांतर माध्य 4 है, देखिए दो पद अगर ए और बी है, कुछ बातें समझ लीजिए। इनका जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बेसिकली आप समझिए कि ऐसे है जैसे जिसको माध्य कहते हैं, जिसको औसत कहते हैं, आप कुछ भी नाम कर दीजिए। ये होता है a प्लस बी बाई 2, ये समांतर माध्य है।
समांतर माध्य बराबर 4 दिया है, समांतर माध्य बराबर 4 दिया है। अमित त्रिपाठी सर, आई लव यू गुरुजी। मैं भी आप लोगों से कहता हूं आई लव यू। ठीक है, चलिए चलिए आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए। समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 बराबर 4 है। गुणोत्तर माध्य जो होता है, गुणोत्तर माध्य वो होता है रूट ए बी। क्या होता है? रूट ए बी। मतलब दोनों के प्रोडक्ट का वर्गमूल, दोनों के प्रोडक्ट का वर्गमूल है, जो कि दिया कितना है? 8। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट का वर्गमूल दिया है कितना? 8। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी कितना होगा? 4 दूना 8, 8। और रूट ए बी अगर 8 है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, 64 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी 8 हो गया और ए बी कितना हो गया? 64 हो गया। अब आपसे पूछा है उनका हरात्मक माध्य। तो भैया हरात्मक माध्य क्या होता है? दोनों के रेसिप्रोकल, दोनों के रेसिप्रोकल का योग। तो b प्लस ए, मतलब यहां पर अगर देखो b प्लस ए अपान ट्वाइस ए बी हो जाता है। यह होता है हरात्मक माध्य। a प्लस बी बटा ट्वाइस ए बी हो जाता है। तो आप इसको क्या, सॉरी, हरात्मक माध्य बेसिकली ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाता है। ट्वाइस ए हरात्मक माध्य होता है, इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए दो पद अगर दिए हैं ए और बी, तो उनका समांतर माध्य ए होता है, गुणोत्तर माध्य ए होता है और हरात्मक माध्य ए होता है। तो ट्वाइस ए बी कितना है हमारे पास? 64 डिवाइड बाई ए प्लस बी कितना है? 8। 8 अठे 64, 8 दूना 16। कितना उत्तर आना चाहिए बताइए? 16। ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। 16वें प्रश्न का उत्तर है ए। कितना हो गया? 16 करेक्ट आंसर के तौर पर आप लगा सकते हैं। 16 पहले प्रश्न। देखिए तीन चीजें दिमाग में रखिए, ए बी दो पद हैं, समांतर माध्य ए प्लस बी बटा 2 है, गुणोत्तर माध्य रूट ए बी है, हरात्मक माध्य ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आप बता सकते हैं, आप लगा सकते हैं। 16वां कंप्लीट हो गया है। 17वें पर आप लोग बढ़ करके इस प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश करें। आइए, एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से अगर देखेंगे और करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस प्रश्न का रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए। एक समलंब चतुर्भुज है, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल मैंने जो वीडियो किया उसमें एक लोगों ने कमेंट किया था कि जो है इतनी शुद्ध हिंदी मत बोलो, मैथ पढ़ाओ। तभी से मेरे दिमाग में आया कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, नहीं तो लोग को लगेगा कि उनको आता ही नहीं कुछ इनको। तो जो है इसलिए मैं आप लोग के सामने कुछ ना कुछ हिंदी बता दे, हिंदी के साथ साथ कुछ मैं अंग्रेजी भी बोल देता हूँ। हाँ अमित, कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें केवल बेहतर करके। सबलम चतुर्भुज अंग्रेजी में ट्रेपीजियम कहते हैं। सबलम चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, दो समांतर भुजाएं होती हैं, दो असमांतर भुजाएं होती हैं। दो समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं, उसी को हम ट्रेपीजियम अर्थात समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए समांतर है, कभी भी याद रखिएगा जो समांतर भुजाएं हैं वो समान नहीं होती हैं। मतलब एक बड़ी होती है दूसरी छोटी, अगर ये समान हो जाए ना तो ये आयत बन जाए, या कभी भी समान नहीं होती। अब इसमें एक भुजा 38 है और दूसरी भुजा 22 है, ये दिया है, देखते जाइएगा। बड़ी वाली 38 है, छोटी वाली 22। अच्छा एक चीज और इसने बड़ा अच्छा बोला है कि जो शेष दोनों भुजाएं हैं वो समान है, मतलब ए भुजा इसके बराबर है। ऐसी स्थिति में बने ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलीस ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आइसोसेलीस ट्रेपीजियम को अंग्रेजी में हम आइसोसेलीस ही ट्रेपीजियम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु समलंब, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। नोट करते चलिएगा सारी बातें। जब कभी भी किसी समलंब चतुर्भुज की दो असमांतर भुजाएं अगर समान है तो हम कहेंगे कि उस चतुर्भुज को समद्विबाहु सबलम चतुर्भुज। दोनों बराबर हैं और जो बराबर है उसकी लेंथ दिया गया है कितना बताइए? 17 दिया गया है। तो मतलब ये भी 17 है, ये भी 17 है। अब हमसे इसका क्षेत्रफल बताना है, तो भैया किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी। ए मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। देखिए दोनों समांतर भुजाएं तो पता है, जैसे समांतर भुजाओं का योग हो गया और उनके बीच की दूरी। ये दोनों भुजाएं तो पता है बट दूरी नहीं पता है। दूरी पता ऐसे होगी, देखो ए लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, लेकिन ए लेंथ भी इस लेंथ के बराबर होगी क्योंकि यह समद्विबाहु सबलंब है। ध्यान से देखते जाइएगा, समद्विबाहु सबलंब में ए लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। अब ये 17 है, ये 17 है, ये टोटल 38 है। यह लेंथ अगर 22 थी ए वाली तो यह भाग भी 22 होगा। भैया अगर ये 22 हो गया तो 38 में से 22 निकलेगा तो कितना होगा बताएं? 16, अर्थात यह 8 होगा, ये भी 8 होगा।
ये 8 होगा तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण बनेगा, पाइथागोरस का नियम लगेगा, 17 का वर्ग 289 होता है, 8 का वर्ग 64 घटेगा, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। मतलब उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 15 हो गई। अब सूत्र बना यहां पर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग 38 प्लस 22 गुणे उनके बीच की दूरी 15। मुझे लगता है सब समझ गए होंगे। 1/2 गुणे ये हो जाएगा 60 गुणे 15, 2 30 बार हुआ, 15 तिया 45, 450 है। 450 देखो सी ऑप्शन में है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 450 बता रहे सभी लोग? हाँ बता रहे हैं। रजत, यश सिंह, ऋतुराज, जीबी चौधरी, ओमवीर भारती, प्रिया, आकाश, अंकिता, गोरेलाल, यश सिंह, सभी ने 450 बताया है। एक बार मुझे ये भी बता दें कि आप सबको समझ में आया कि नहीं है प्रश्न। ये जरूर बता दें कि आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, और स्पष्ट होना जरूरी है। आ गया होगा आशा करता हूं। कंफर्म कर दें एक बार। आ गया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा 17वां प्रश्न, 17th। और आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर समझ में आया होगा। इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं रह गई है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपके सामने है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 है। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। सभी भुजाओं का योग। कोई भी हमारे पास बहुभुज है, उस बहुभुज के सभी पीडीएफ तुरंत का तुरंत, अभी जैसे वीडियो खत्म होगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लग जाएगा। निश्चित रहिएगा, वीडियो खत्म होते ही पीडीएफ लग जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग 540 है, ठीक। और इसकी भुजाओं में जो अनुपात है वो 5, 12 और 13 का है भुजाओं में। तो हम तो ये तो समझ गए हैं ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। लेकिन फिर भी हम भुजाएं निकालने का प्रयास करते हैं। और देखिए कैसे किया। हमने सभी पदों का योग किया। 13, 25, 5, 30 हो गया। 30 बराबर 540 कर दिया। शून्य 1 बराबर 18 होगा। तो भुजाएं क्या हुई? 18 पंचे 90, 18 गुणे 12 हो गया, ठीक है। 18 गुणे 12 हो गया और 18 गुणे 13 हो गया। 18 गुणे 13 हो गया। मतलब ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये 18 गुणे 5 है, ठीक। इस तरह से भुजाएं होंगी। तो समकोण त्रिभुज आपका कुछ ऐसे बनेगा। यह होगा 18 गुणे 13, यह होगा 18 गुणे 12, यह होगा 18 गुणे 5, ठीक। अब आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो 1/2 गुणे आधार ले लेते हैं 18 गुणे 12, ऊंचाई ले लेते हैं 18 गुणे 5, ठीक है। 2 छंग 12 है, 18 गुणे 18 324 है, गुणे 30 कर दीजिए, 5 छंग 30 शून्य हो गया, 3 चौके 12, 3 दूना 6 7, 3 3 9720 है। 9720 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है 9720। लगाकर आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न के लिए, अगले क्वेश्चंस के लिए। मुझे लगता है कि खूब समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर है। 18वां प्रश्न आपके इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आपको मिल चुका है। अब मेरे साथ आप बढ़ेंगे 19 पर, और 19वां प्रश्न आपके बोर्ड पर विजिबल हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्रत्येक इस प्रश्न का हल करें और उत्तर बताएं। एक आयताकार कागज, ध्यान से देखिएगा, एक आयताकार कागज, चलिए ले लेते हैं कागज जिसकी लंबाई, आयत जैसे बोर्ड है ये भी तो आयत ही है, फर्श आयत है, कागज आयत है, जो सीट पर आप लिखते हैं वो आयत है। आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ जिस तरह से दी गई है ऐसे सोचिए, 3 और 2 है, 3 और 2 है। अब इसमें अगर मान लो, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसने हमसे जो लाइन बोली, यदि इसमें से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट दिया जाए, तो जो वृत्त काटेंगे वह किसके सापेक्ष होगा? लंबाई के कि चौड़ाई के? तो कंफर्म है कि भैया अगर मान लो हम जैसे 3 का, जैसे इस तरह से हम सोचते हैं कि पूरा 3 ले ले, तो हम दूसरे में सेट ही नहीं कर पाते। अर्थात मुझे जब वृत्त बनाना होगा ना तो कुछ ऐसे बनाना होगा, हम उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो मतलब इसका जो व्यास होगा वृत्त का वह 2 होगा। व्यास क्या होगा? वृत्त का 2 होगा। वृत्त का अगर व्यास 2 होगा तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 1 होगी। तो हमसे पूछा तो बचे हुए कागज का क्षेत्रफल बता दो। हमने वृत्त, ये आयत था, आयत का ये लंबाई थी और चौड़ाई थी, 3 गुणे 2 इसका क्षेत्रफल हुआ, मतलब एरिया हमने निकाल दिया। इस एरिया में से मैंने एक वृत्त निकाला जिस वृत्त की रेडियस 1 है। अब आप कंफ्यूज तो नहीं ना, 1 क्यों है, 1.5 क्यों नहीं है? क्योंकि हम 3 पर जाते तो 2 वाले में फंस जाते। जैसे आप कागज है, आप सोचो 3 के सापेक्ष काटे तो बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास कागज मिलेगा ही नहीं। हम मिनिमम से लेकर चलते हैं, तो रेडियस 1 है क्योंकि व्यास 2 है। अब इस आयत के क्षेत्रफल अर्थात 6 में से हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। पाई आर वर्ग अर्थात 1 वर्ग हम घटा दें तो 6 माइनस पाई
मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। क्या आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है, ऐसा ही है। पंकज, धनंजय, रवि, नेहा, ऋतुराज, मोहम्मद उस्मान, तान्या श्रीवास्तव, नीतू त्रिपाठी, सभी का उत्तर करेक्ट है और आप सबने देखो सी ऑप्शन हमें बता दिया था। मैं भी सहमत था, मैं भी इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ गया और पहुंचा मैं 20वें पर। आइए 20वां ध्यान से देखिए सभी लोग। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है और बहुत आसान है। हमसे पूछा माध्यिका बता दो ना, एक शब्द माध्यिका, अंग्रेजी में मीडियन। मीडियन इज कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज आपको अच्छे से क्लियर है कि 3 प्रकार के एवरेज होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीनों का उद्देश्य होता है सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने की किसी एक कलेक्शन में से। तीनों के तरीके सब अलग-अलग होते हैं। कैसे? क्योंकि ये कैलकुलेट करता है माध्य, ये पोजीशन से निर्धारित करता है। जैसे हम लाइन में अगर 10 लोग खड़े हो जाएं, 5 लोग खड़े हो जाएं, 6 लोग खड़े हो जाएं, तो जो बीच में है वही माध्यिका है। जैसे पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो अर्जुन क्या हो गए? माध्यिका, छोटे से बड़ा। तो पहली कोशिश हमें करना होता है, जब भी माध्यिका फाइंड करना हो तो कलेक्शन को ग्रुप्ड करना पड़ता है, मतलब या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटा। बहुलक क्या होता है? प्रियोरिटी बेस्ड होता है, मतलब जिसकी जिसकी जो संख्या ज्यादा होगी वही बहुलक है, जो ज्यादा बार अवेलेबल है वही बहुलक है। हमें माध्यिका से मतलब है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है, अगर कभी रैंडमली हमें ऐसे माध्यिका निकालना हो, अगर ऑब्जर्वेशन n हमारा ऑड है, विषम, जैसे मैंने पांडवों का बताया, तो 5 लोग थे, 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2, मतलब तीसरी वैल्यू माध्यिका है। बट वहीं रामायण में राम भगवान होते तो 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब इन 4 लोगों में अगर हम माध्यिका निकालते तो 2 लोग बनते हैं। तो सम में डिस्टर्बेंस होता है, सम में 2 लोग को लेकर फिर औसत निकालना पड़ता है, विषम में चीजें आसान होती हैं। इसके लिए माध्यिका m बराबर n+1 अपान टूथ वैल्यू, ये हो जाता है n+1 अपान टूथ वैल्यू। ये आपकी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। चलिए हम ऐसी, मतलब अब सोचो, अगर मान लो, पहले काउंट कर लो, अभी हम कुछ कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कोई अभी रैंडम को मैंने सीक्वेंस में नहीं बनाया, मैंने केवल गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n बराबर क्या है? 9। 9 मतलब क्या है? विषम। चलिए हमारी फेवर की चीज मिली। माध्यिका क्या होगी? 9 प्लस 1/2 अर्थात 10/2 अर्थात फिफ्थ वैल्यू। क्या हुई? फिफ्थ, पांचवी वैल्यू माध्यिका कहलाई। पांचवी वैल्यू माध्यिका कहलाई। तो हम शुरुआत से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत से लिखना शुरू करते हैं। सबसे छोटा क्या दिख रहा है भाई आपको? मुझे तो दिखा 25। 25 दिखा। फिर किसका नंबर आया? 25 हटा दो यहां से। 25 के बाद मुझे दिखा 31, फिर 32, 31 हटाया, 32 हटाया। इसके बाद किसका नंबर आया? 37। हाँ, 37 हटा देंगे और 37 के बाद आपका जो नंबर आएगा 39। यही पांचवी वैल्यू, यही माध्यिका हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका माध्यिका है। 39 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप में से लगभग लगभग हमें जितने लोग का कमेंट दिख रहा है, जो उत्तर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है देख करके आपका रिस्पॉन्स। अगर आपने 20वें प्रश्न का उत्तर क्या बता दिया है? माध्यिका यहाँ पर 39 है। आइए 21वें से और एक प्रश्न जो आपको हमेशा सताता है, लेकिन जब आप ध्यान से करते हैं तो हमेशा आपको एहसास अच्छा कराता है। हाँ, ग्राफ निम्न स्तंभ। आप ध्यान दीजिएगा, मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, लेखपाल परीक्षा में लिख लीजिए इस बात को, मेरे शब्द को। जो आएगा वो पाई चार्ट का आएगा। फिलहाल आज बार ग्राफ है, कल के सेशन में पाई चार्ट हम रखेंगे। पाई चार्ट ही आएगा, निश्चित मान के चलिएगा। 2 आएगा तो एक और आ जाए अलग बात है, लेकिन पाई चार्ट निश्चित तौर पर। तो अगले सेशन में, मतलब कल की क्लास में, आप पाई चार्ट फील करेंगे, पाई चार्ट को आप फेस करेंगे। आइए दिए गए स्तंभ का अध्ययन करिए। पढ़ लिया भाई, सकल लाभ ब्लू है और रेड जो है शुद्ध लाभ है। सकल और शुद्ध 2 प्रकार के लाभ है, ईयर वाइज। यहाँ पर एक कंपनी का 2009 से 12 तक के सकल और शुद्ध लाभ को दर्शाया गया है। मेरे साथ इसका पढ़ के भाई सब लोग उत्तर दीजिए। मैं चाहता हूं कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं उस सभी लोग का उत्तर आए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दिखे, स्क्रीन पर तेजी से नजर आए, ये जरूरी होता है। सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ का दुगुना है? सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ का दुगुना है? फटाफट उत्तर बता दें। मैंने देखा यहां तो बिल्कुल नहीं है, यहां बिल्कुल नहीं, यहां बिल्कुल नहीं है, यहां ये 25 है और ये 50 है। मैं कंफर्म हूं 2012 में, मैं कंफर्म हूं 2012 में। आप कंफर्म हैं 2012 में? हाँ, कंफर्म है आप भी 2012 में। मैं छोड़ देता हूं इनको और पहुंचा मैं 22 पर। आइए 2000
यहां पर क्या बोला 22 में, 2010 के सकल लाभ की तुलना, चलिए 2010 के पास सकल लाभ की तुलना, सकल लाभ कितना है 40 ना, में उसी वर्ष के शुद्ध लाभ की बात करो तो 15, पढ़िए पूरी लाइन, 2010 के सकल लाभ की तुलना में उसी वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या है। चलिए, तो भैया ये 40 है और 15 है, 15 40 का कितना प्रतिशत है, 5 अठे 40, 5 तिया 15, 3 जो है वो 8 का कितना प्रतिशत है, 4 दूना 8, 4 25 तिया 75 बटा 2, 37.5, 37.5, 37.5 राइट सोल्यूशन है। आप नोट कर लीजिए, 22वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है सी ऑप्शन है, 37.5 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। पहुंचिए 23 पर, आइए आइए सब लोग कहां पहुंच गए, 23 पर। क्या है प्रश्न चारों वर्ष के लिए संगणित औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर। तो भैया आपको एक काम करना पड़ेगा, सकल और शुद्ध को जोड़ना पड़ेगा, सकल और शुद्ध को जोड़ना पड़ेगा, तब तो हम औसत निकालेंगे, औसत का अंतर बताएंगे। तो पहले चले सकल जोड़ते हैं, तो 30 है, 40 है, 45 है और क्या है आगे 50 है। जोड़िए सकल, 40 30 70, 70 50 120, 165। ठीक है, शुद्ध की बात करिए, 10 15 25 25 25 25 25 50 10 60 75, दोनों में फर्क बताएं कितने का होगा, 90 का। 90 इनका अंतर है, 90 इनका अंतर है। औसत निकालिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 ही तो है ना, 4 से भाग करिए, 2 हुआ 45 हुआ, 45 बटा 2 होगा 22.5, 22.5 लाख। क्या मैं सही हूं? आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं उत्तर? क्या मैं सही हूं? कितना उत्तर आ रहा है? 22.5 लाख आ रहा है। औसत निकालना पड़ेगा ना, औसत क्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या। तो आपके पास दो तरीके से थे, अलग अलग औसत निकालकर अंतर करते या सीधा अंतर निकालकर औसत करते, प्रक्रिया एक ही है। आसान प्रक्रिया यही है कि पहले अंतर निकाल दे तब औसत करें, और उस क्रम में हमें जो मान आया वो 22.5 लाख आया। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं और करके आप आ जाओ चौथे नंबर पर, 24वें नंबर पर। 24वां प्रश्न बताइए, सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। अब इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं बताएंगे, बताइए। हाँ, चलिए प्रश्न आप देख पा रहे हैं, क्या बोला है, सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। ये 10 था, ये 30 था, तो 3:1 था। ये 15 था, ये 40 था, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 8/3 था। ये 3/1 था, 8/3 था। ये आपका 45/25 था, 5 पचे 25, 5 9 45, 9/5 था। देखो 3/1 था, 8/3 था, 9/5 था और बताइए 50/25 था, मतलब 2/1 था। सबसे ज्यादा कहां है, बताइए सबसे ज्यादा। ये देखो अनुपात 3/1 है, 2/1 कैसे डी बता रहे हैं आप लोग, बताइए। पहला होगा भाई, पहला मतलब 2009 होगा, 2009 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 3 गुना है, यहाँ पे गुने की बात करिए तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हल है, 2009 लगा के आइएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर है डी, नहीं होगा, डी तो दुगुना है, वो तो 3 गुना है, 3 गुने की बात करते हैं। आइए हम लोग पहुंचे हैं अब 24 के बाद 25वें नंबर पर। दिखाए गए सभी 4 वर्षों के लिए कुल सकल लाभ तथा कुल शुद्ध लाभ का अनुपात क्या। अभी अभी हम लोगों ने बताया था, सकल लाभ जुड़ के कितना आया था, याद होगा आप लोग को, मुझे तो याद है 165 था 75 यार, कंफ्यूज शुद्ध तो याद है, शुद्ध था 75 और ये 165 था ना, तभी तो 90 आया था। हाँ ठीक है, अनुपात बताइए। 5 25 बार या 5 से देखिए कितने से जा रहा है, 5 25 बार नहीं, 5 15 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, 3 11, 3 पचे 15, 11/5, 11:5 होगा सी ऑप्शन, 11:5। हाँ 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 सही है, ये हो गया सी ऑप्शन। और इस प्रश्न का 25वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न आज के सेशन का था, लेखपाल की परीक्षा पर बेस्ड यह श्रृंखला थी। आज की पहली श्रृंखला लेखपाल की थी,
सीक्वेंस शेड्यूल आपको नोट करते रहना है। कल फिर मिलूंगा लेखपाल के साथ। सोमवार और मंगलवार ग्रुप डी के लिए रहेगा। यह कड़ी लगातार अनवरत चलेगी और आपका सहयोग साथ बना रहे, आपके फीडबैक और सुझाव बने रहें, आपका एप्रिसिएशन बना रहे, आपकी रीच बनी रहे, हम बेहतर और बेस्ट करेंगे। आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट और सुझाव का इंतजार वेट करूंगा और बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर आप लाइक करिएगा और अपने सुझाव और कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा जो है आप सभी को सत्कार कि आप लोग जुड़े। मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी। थैंक्स अ लॉट।